हेलो एवरीवन, वेरी आई होप यू आर फाइन। बट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो आज आप लोगों का पेपर फर्स्ट था और 15 तारीख को आप लोगों का क्या पेपर 2 यानी पेपर सेकंड होगा। ये क्लास किसकी है? तो ये में थर्ड सेमेस्टर वालों की है। विषय कौन सा है? विषय होम साइंस है। ब्रांच कौन सा है आप लोगों का? तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, ब्रांच कौन सा स्टूडेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। पेपर का नाम क्या है आप लोगों का? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये आप लोगों का पेपर जो है, पेपर का नाम है और पेपर ये सेकंड है। इसका ये पार्ट 1 है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का पेपर सेकंड का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि किंडरगार्टन पद्धति क्या है और उसके सिद्धांत बताइए। ठीक है, तो देखिए, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल हैं। इनका जन्म जर्मनी में अगस्त 1782 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, किंडरगार्टन जो है, किंडरगार्टन पद्धति जो है किसने दिया था? तो याद रखिएगा कि फ्रोबेल ने दिया था। और फ्रोबेल जो है किस जगह के विद्वान थे, या फ्रोबेल कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में हुआ था। बहुत छोटी अवस्था में उनकी माँ का देहांत हो गया और उनके पिता उनका तनिक भी ख्याल नहीं रखते थे। तो देखिए, था उनकी माता का देहांत जो है बहुत छोटी एज में हो गया था और पिता जो थे उनका ख्याल नहीं रख पाते थे। 11 वर्ष की आयु में उसे चाचा ने गोद ले लिया और पढ़ने भेज दिया, परंतु वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। 15 वर्ष की आयु में वन विभाग में एक कर्मचारी के पास काम सीखने गया और यहाँ उसे प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। प्रकृति प्रेम तथा शिक्षा के प्रति आकर्षण से उसने 2 वर्ष तक जेना विश्वविद्यालय में जो है काम किया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो 11 वर्ष की आयु में क्या था, उसके चाचा ने उनको गोद लिया था और गोद लेने के बाद क्या किया, उन्होंने पढ़ने भेज दिया। लेकिन 15 वर्ष वो पढ़ने में क्या थे, बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर थे। और इसलिए क्या, 15 वर्ष के आयु में वह मतलब काम वन विभाग के कर्मचारी के पास काम सीखने के लिए गए। तो जाहिर सी बात है कि जब वन विभाग में के कर्मचारी के पास काम सीखने के लिए जाएंगे तो जैसा हमको क्या होता है, जैसा हमको एटमॉस्फेयर मिलता है हम वैसे ही बनते हैं। तब उसी दौरान क्या हुआ, इनको जो है नेचर से प्रेम हुआ। अब आइए देखिए, हम देखते हैं कि किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चों का बगीचा या फिर बालो उद्यान। देखिए स्टूडेंट, अभी जो है हाथ मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा आप लोग। सॉरी। किंडरगार्टन 2 शब्द से मिलकर बना है। किंडर अर्थात बालक और गार्टन अर्थात उद्यान। यानी फ्रोबेल ने पौधों की तुलना बालक और मालिक की तुलना किससे की है? शिक्षक से की है। जिस प्रकार मालिक उद्यान के पौधों की देख रेख उसकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता देता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यालय में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में भी विकास में भी क्या करता है? योगदान देता है। तो यानी किंडरगार्टन क्या है? तो किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो बच्चों का बगीचा होता है। ठीक है, या बाल उद्यान बाल उद्यान होता है। ठीक है, और किंडरगार्टन जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्द से। किंडर का मतलब होता है बालक और गार्टन का मतलब होता है उद्यान। ठीक है, अब आइए देखिए, उन्होंने इसको क्या हो जा रहा है बार बार, देखिए सॉरी। हाँ देखिए, फ्रोबेल के अनुसार मतलब किंडरगार्टन पद्धति जो है फ्रोबेल के अनुसार क्या क्या कहा गया, फ्रोबेल ने इसको कैसे डिफाइन किया है। तो देखिए, फ्रोबेल ने बताया है कि जो है किंडरगार्टन में बालक को अपने खेल में इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि वह वास्तव में प्रकृति द्वारा वांछनीय लक्ष्य पर पहुंच सके और अर्थात अपना जो है विकास कर सके। तो किंडरगार्टन जो है वो क्या है? तो ये याद रखिएगा कि उन्होंने ये परिभाषा दिया किंडरगार्टन के अनुसार कि जो
किंडरगार्टन के उन्होंने बताया कि जैसे बालक मतलब किंडरगार्टन में बालकों का क्या है, देख रेख खेल के माध्यम से उनको ऐसे सिखाया जाता है जैसे कि प्रकृति में जो है बच्चों का जैसे नेचर के कांटेक्ट में बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि बच्चों को क्या है, शिक्षा दीक्षा जो होनी चाहिए बच्चों की, वो खेल खेल के माध्यम से होनी चाहिए। अब आइए देखिए हम किंडरगार्टन पद्धति के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो किंडरगार्टन पद्धति का सिद्धांत क्या है? पहला क्या है? स्वक्रिया का सिद्धांत, यानी स्वयं करके सीखने का सिद्धांत दिया है उन्होंने। तो क्या है? विकास का आधार स्वक्रिया है। मानव संसार के कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर आता है, फलस्वरूप उसे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता है। स्वक्रिया के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए फ्रोबेल लिखते हैं, पेड़ का बीज अपने संपूर्ण पेड़ का रूप धारण किए रहता है। भविष्य के संपूर्ण जीवन का विकास एवं निर्माण व्यक्ति की उत्पत्ति में ही निहित रहता है। यानी कहने का मतलब क्या कि उन्होंने ये बताया कि जो वृक्ष होता है, ठीक है, सॉरी, जो जिसे हम बीज लेते हैं, ठीक है, जैसे आम का अगर हम कोयली लेंगे तो हम ये नहीं कह सकते आम का कोयली अगर गाड़ेंगे, आम का जो गुठली गाड़ेंगे तो उससे क्या होगा, आम ही ना पैदा होगा। ऐसा तो नहीं कि उससे इमली हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि जैसा मतलब जिसको मनुष्य का जो जीवन होता है या जैसी शिक्षा दीक्षा बचपन में दी जाती है, उसी पर क्या होता है, उनके जीवन का संपूर्ण विकास जो है उस पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है आपका, खेल के द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। खेल के द्वारा शिक्षा का सिद्धांत का मतलब क्या है? किंडरगार्टन पद्धति विशेष रूप से खेल विद्या पर आधारित है। इस पद्धति में बालक को खेल के माध्यम से अनेक बातों का ज्ञान कराया जाता है। फ्रोबेल के अनुसार इस अवस्था में खेल मनुष्य में शुद्ध आध्यात्मिक कार्य तथा साथ ही साथ खेल में मनुष्य का आंतरिक जीवन प्रकट होता है। वह इसलिए आनंद, स्वतंत्रता, संतोष और आराम और संसार के साथ शांति प्रदान करता है। और खेल समस्त अच्छाइयों का क्या होता है, उद्गम होता है। तो सही बात है कि खेल खेल में अगर बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या रुचि से पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो सीख लेते हैं। तो फ्रोबेल ने बताया कि जो मनुष्य है उसका आध्यात्मिक कार्य क्या होता है, आध्यात्मिक कार्य जो होता है वो खेल से ही शुरू होता है। और बच्चों में जैसे आप जितना खेल से वो रहेंगे, खेल खेल में आप उनको पढ़ाएंगे तो वो उतना ही आनंद का अनुभव, स्वतंत्रता का अनुभव, संतोष का अनुभव और उनका आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का जो है विकास जो है बहुत अच्छा से होता जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला है आपका कि एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत में क्या है? तो किंडरगार्टन पद्धति में गीत, ठीक है, सॉरी, किंडरगार्टन पद्धति में गति, गीत एवं रचना शिक्षा के 3 स्रोत हैं जिनमें एकता स्थापित होती है। फ्रोबेल ने विश्व की एकता, ज्ञान तथा क्रिया, सॉरी क्या है, विश्व की एकता, ज्ञान एकता ज्ञान तथा क्रिया की एकता, समाज की एकता आदि की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया और उसे अपने शिक्षा पद्धति में भी लागू किया। तो उन्होंने क्या होता है, किंडरगार्टन का कहने का मतलब था एकता के सिद्धांत में किन बातों पर उसने ध्यान दिया, तो उन्होंने बताया कि एकता में क्या होती है, गति होती है, गीत होती है और रचना होती है। और ये तीनों क्या होते हैं, एकता को स्थापित करने वाले होते हैं। विश्व की एकता, ज्ञान और क्रिया की एकता, समाज की एकता, ये तीनों और जो है मतलब आपके जो है ध्यान को आकर्षित करते हैं। और शिक्षा पद्धति में भी क्या होते हैं, यही तीनों जो नियम है वो क्या होते हैं, लागू होते हैं। अब आइए चौथा देखिए, सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत में क्या है, तो किंडरगार्टन पद्धति में बालकों को सहयोग के साथ मिलजुल कर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इससे उन सामाजिक गुणों का विकास होता है, इससे उनमें होना चाहिए। ठीक है, हम उनमें बना लीजिए। उनमें क्या है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। इस प्रकार समाज ही कर प्रमुख साधन है जिससे बालकों में स्वक्रिया को विकसित करने का जो है मतलब अवसर मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि सामाजिकता का विकास तब होता है या तभी संभव है जब हम क्या है, सभी बच्चों को जो है एक साथ मिलजुल कर काम करने की अगर प्रेरणा दें, शिक्षा दें,
तो वो सामाजिकता का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। कोई भी काम जो है तभी आसान हो पाता है जब हम क्या है किसी भी कार्य को मिलजुल कर करते हैं। अकेले किसी भी कार्य को अगर आप अकेले करेंगे तो उसमें निरस्ता आ जाती है, लेकिन जब हम मिलजुल कर करते हैं तो उसमें क्या होता है, आनंद आता है। ठीक है, अब देखिए आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अभिव्यक्ति का सिद्धांत में क्या है कि किंडरगार्टन पद्धति में गति, गीत एवं रचना की संरचना को आत्म अभिव्यक्त का साधन माना जाता है, जो अलग ना होकर श्रृंखलाबद्ध होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, आत्मा अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि आपके जो भी मन में है, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से आप कर सकते हैं। और किंडरगार्टन पद्धति में गति है, गीत है और रचना, इन तीनों को जो है आत्म अभिव्यक्ति का क्या मानते हैं, हम साधन मानते हैं। और ये क्या होती है, एक क्रमबद्ध श्रृंखला में होती है। ठीक है, एक के बाद एक होती है, जैसे कहानी है, कविता है, पेड़ चढ़ना, बागवानी आदि क्या है, अभिव्यक्ति का उदाहरण है। जैसे हम कहानी कहते हैं ना, ठीक है, कहानी कह रहे हैं, कोई कविता कह रहे हैं, पेड़ पर चढ़ रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, तो ये सब क्या, सब आपका आत्म अभिव्यक्ति का उदाहरण होता है, जिन्हें बालक इन तीनों साधनों में प्रकट करता है। जैसे पेड़ लगाने में गति होती है, जैसे पौधे रोपण होगा ना, ठीक है, पौधों यहाँ पर बना लीजिएगा, पौधरोपण, फिर उसे लगाना और उसकी सिंचाई आदि की व्यवस्था करना, ये सब क्या है, सब आपका जो है इसमें तीनों में गति हो रही है। जैसे पेड़ लगा रहे थे, गति कर रहे हैं, फिर उसको उस पेड़ को जैसे धान का पौधा क्या करते हैं, धान छींट देते हैं, धान छींटने के बाद फिर क्या करते हैं, जब तैयार हो जाता है फिर उसका संडा रोपते हैं ना, तो रोपण करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसकी सिंचाई करते ताकि वो मतलब पौधा बन सके। तो वही चीजें यहाँ पे है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, छठा हमारा क्या है, विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत में क्या हो जाएगा, तो फ्रोबेल बालक के स्वाभाविक विकास की शिक्षा फ्रोबेल बालक के स्वाभाविक विकास की शिक्षा मानता है, अतः वह अपने किंडरगार्टन पद्धति के आधार व लक्ष्य बालकों के आंतरिक व बाहरी विकास को मानता है। इस प्रकार वास्तव में विकास का सिद्धांत किंडरगार्टन पद्धति का जो है मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, मतलब फ्रोबेल का कहना था कि विकास का वही सिद्धांत है जिसमें क्या हो, आंतरिक और बाहर दोनों तरीके का जो डेवलपमेंट बच्चे का हो, तो वही क्या होता है, वही सही तरीके से क्या होता है, किसी भी बच्चे का विकास होता है। और उसी को हम क्या है, किंडरगार्टन पद्धति का जो है विकास का सिद्धांत मानते हैं। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि आप प्रारंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा के उद्देश्य से बताइए। या उसी को आता है प्रश्न में कि आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा के उद्देश्य से बताइए। तो देखिए पहला पॉइंट हम क्या बताएंगे, आरंभिक बाल्यावस्था के शिक्षा और सुरक्षा के उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। पहला आपका इसमें क्या हो जाएगा कि बच्चों का स्वस्थ शरीर, मांसपेशियों के उचित सामंजस्य एवं आधारभूत गत्यात्मक योगदानों का विकास करना। ठीक है, किसी भी बच्चे का जो है, ठीक है, उसका स्वस्थ मांसपेशी का उचित विकास हो, उस पर सामंजस्य हो और उसमें क्या हो, गति जो है प्रॉपर हो, तभी क्या है वह बच्चा जो है। ठीक है, दूसरा इंद्रियों को सक्रिय बनाकर उनका मानसिक विकास करना। ठीक है, तीसरा क्या, बच्चों को संतुलित भोजन व स्वास्थ्य से देखभाल, विशेषकर टीकाकरण की सुविधा प्रदान करना। चौथा क्या है, बच्चों में स्वस्थ अच्छी आदतों का विकास करना और व्यक्तिगत समायोजन हेतु आधारभूत योग्यताओं का निर्माण करना, जैसे कपड़ा पहनना, खाना, ठीक है, धुलाई, सफाई आदि। तो ये सब क्या अच्छी आदतों को हम बच्चों आरंभिक बाल्यावस्था में अगर हम बच्चे को सही आदतों को सिखाते हैं, जैसे स्कूल से आए तो उनको बैग कहाँ रखना है, ठीक है, उनको शूज निकाल कर कहाँ रखना है, उनको ड्रेस निकाल कर कहाँ रखना है, फिर हाथ पैर धोकर उनको खाना खिलाना, ये सब कपड़ा पहनना, ठीक है, कपड़ा धुलना, ये सब अगर हम अच्छी आदतें सिखाते हैं तो उनका जो है समुचित विकास होता है। फिर क्या, भाषाई का कौशलों का विकास करना। भाषाई कौशलों का विकास करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर छठा पॉइंट क्या, भाषाई, पांचवा क्या है आपका, भाषाई कौशल का विकास करना। तो इसमें क्या, माता पिता व भाषाई कौशल का विकास का मतलब क्या हुआ कि उनको अच्छी भाषा कैसे बोलना है, ठीक है, कैसे वाक्य बनाना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ का क्या है उनको ज्ञान देना पड़ता है। फिर क्या, माता पिता व समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित करना और उन मतलब आरंभिक बाल्यावस्था के में शिक्षा और सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, जो माता पिता हैं और समुदाय के लोग हैं उनको भी क्या है प्रशिक्षित करने की है। बच्चों का
ठीक है, बच्चों का क्या होना चाहिए, समाज करने का मतलब क्या हुआ कि उनको समाज में कैसे उठना बैठना है, ठीक है, उनको कैसे बोलना है, ठीक है, कैसे मिलजुल कर किसी कार्य को करना, ये सब चीज़ जो है बच्चों को सिखाना पड़ता है। फिर है 8वां क्या है, जिज्ञासा, तर्कपूर्ण चिंतन एवं खोज को बढ़ावा देना। बच्चे के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, बच्चे का जो तर्क चिंतन है और नए नए जो है खोज की ओर ध्यान देना चाहिए। फिर क्या, आत्मविश्वास, तर्कपूर्ण चिंतन, बच्चों में क्या है, आत्मविश्वास को भी भरना चाहिए। बच्चों में संवेगात्मक परिपक्वता को विकसित करना, बच्चों में मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या, तो उनमें कैसे वो अपने संवेग को नियंत्रित कर सकते हैं, इसको जो है मतलब परिपक्वता को जो विकसित करना चाहिए। फिर क्या, उनकी कल्पना शक्ति तथा रचनात्मकता प्रवृत्तियों का विकास करना चाहिए। उनकी जो कल्पना शक्ति यानी सोचने का, करने का, ये सब का जो कल्पना शक्ति है उसमें क्या करना चाहिए, उसमें जो है बढ़ोतरी करनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसको बताइए। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत है, तो सिद्धांत क्या निम्नलिखित है। पहला क्या हम बताएंगे, पहला क्या है, बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति का सदुपयोग। ठीक है, तो इस काल में बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति तीव्र रहती है, उसे दी जाने वाली शिक्षा द्वारा इस प्रवृत्ति की संतुष्टि होनी चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का सिद्धांत बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति का सदुपयोग करना भी क्या करता है, सिखाता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि शिक्षा क्रियाशीलता से पूर्ण होनी चाहिए। तो बालक की जिज्ञासा खेल, संचय आदि प्रवृत्तियों की ओर होती है। इस दृष्टि से शिक्षा की सामग्री और विधियां ऐसी होनी चाहिए जिनके द्वारा क्या हो, उसको अधिक से अधिक क्रियाशील रखा जा सके। यानी कहने का मतलब क्या है कि आरंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का जो है सिद्धांत में क्या होना चाहिए, तो मतलब उनको कैसे एक्टिव रहना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है और वो हमेशा मतलब क्रियाशील रहे, इसके लिए भी क्या है, इसके लिए भी जो है आपका शिक्षा संबंधी सिद्धांत जो है कार्य करता है। ठीक है, तीसरा क्या है, रोचक विषय वस्तु एवं शिक्षण विधियां। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के सिद्धांत रोचक विषय वस्तु एवं शिक्षक विधियों पर, यहाँ पर वीडियो नहीं होगा, यहाँ पर बना लीजिएगा विधियों, इसको आप लोग बना लीजिएगा, विधियों पर आधारित है। इस सिद्धांत में बालक की रुचियों में भिन्नता एवं परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षित किया जाता है। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की जो है रुचि जो है एक जैसा हो। ठीक है, तो उनका हर बच्चे में क्या है, मतलब एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 की क्या होगी, रुचि अलग होगी। ठीक है, तो उनकी रुचियों में विभिन्नता के वजह से क्या होगा, उनमें परिवर्तनशीलता को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस सिद्धांत में जैसे बालक का क्या है, हम रुचि पर ध्यान देते हैं, उनके रुचियों में जो भिन्नता पाई जा रही उस पर ध्यान देकर उस पर कैसे परिवर्तन लाकर उसको हम अच्छा बना सकते, इस पर जो है इस तरह से उनको शिक्षित कर सकते, इस पर जो है कार्य करता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला देखते हैं। चौथा है भाषा शिक्षण पर बल देना। भाषा शिक्षण पर क्या है, आपको बल देना। तो कैसे बल देना है, तो देखिए यहाँ पर क्या, भाषा प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा पर भाषा शिक्षण पर बल विषय पर ध्यान दिया जाता है। बाल्यकालीन शिक्षा द्वारा बालकों में भाषा योग्यता का समुचित विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा ही मानसिक विकास की प्रथम उपकरण होती है। तो सही बात है कि अगर कोई भी बच्चा अगर बोलता नहीं है तो उसको हम समझ नहीं सकते ना। भाषा से ही क्या होता है, उनका मानसिक डेवलपमेंट होता है। वो छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 साल का बच्चा है, 2 + 2 2.5 साल का बच्चा है, तो जानते हो वो थोड़ा थोड़ा वाक्य बोलता है। ठीक है, तो वाक्य नहीं सॉरी, थोड़ा छोटे छोटे टूटे फूटे शब्द बोलते हैं। जैसे खाना खाना हो तो नम नम बोलेंगे। ठीक है, मतलब नम नम का मतलब यानी कि माँ उसकी भाषा को पूरा समझती है। ठीक है, पानी पीना को तो मम मम बोलेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये मतलब अब हम समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उनकी बातों को नहीं समझे, जैसे आप वो बोल रहा है मम मम, तो हम अगर उसको समझाने की कोशिश, आप खाना खाओगे तो बोलेगा नहीं, मतलब मुंडी हिलाएगा कि नहीं करना है, नहीं नहीं बोलेगा। जब तक कि आप उस शब्द को ना बोले कि अच्छा बाबू तुम पानी मांग रहे हो, पानी पियोगे,
तब वो शांत से होगा कि नहीं हम क्या मांग रहे हैं, हम पानी मांग रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो भाषा से ही क्या होता है, भाषा से ही बच्चे का जो है मानसिक विकास होता है, या भाषा को ही क्या है, मानसिक विकास का पहला उपकरण हम कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास में क्या है कि बालक का प्रतिद्वंद्विता या स्पर्धा की भावना का शिक्षा में समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। विद्यालय में इस प्रकार के खेल कूद मनोरंजन पूर्ण सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिनके द्वारा बालक के जीवन में अच्छी आदतें, अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहयोग एवं सहानुभूति का अधिकतम विकास हो सके, और वह नागरिक उत्तरदायित्व को समझ सके, और देश के विकास में क्या हो, भागीदार बन सके या भागीदारी कर सके, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो बालक के अंदर क्या है, सामाजिक गुणों का भी विकास करना चाहिए। उनके अंदर प्रतिद्वंद्विता और स्पर्धा की भावना जैसे अगर आ गई, कंपटीशन की भावना आ गई, तो उसका जो है समुचित उपयोग करना चाहिए। देखिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, उसको निकालना, ये अलग बात होती है ना। जब तक आप अपने लिए कोई टारगेट लेकर नहीं चलेंगे, कंपटीशन में नहीं बटेंगे, तब तक आप अपने को जांच नहीं सकते कि आपके पास अथाह ज्ञान का सागर है। लेकिन आपका असली ज्ञान का सागर वहीं पर पता चलता है जब आप जो है प्रतिस्पर्धा में या में भाग जब आप लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पर है कि जो क्या है, मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनके अंदर क्या प्रतिस्पर्धा का भावना, मतलब स्पर्धा कंपटीशन में भाग लेने की भावना प्रबल हो, और वो मतलब उनके अंदर अच्छी भावनाएं हो सके, और वो अपने अच्छी आदतें और अनुशासन को देखते हुए आत्मनियंत्रण और सहयोग और सहानुभूति की भावना से क्या कर सके, काम कर सके, जिससे कि वो देश के अच्छे नागरिक बन सके और देश के विकास में वो अपना जो है अमूल्य योगदान दे सके। फिर क्या, संवेगों का प्रशिक्षण। बाल्यकाल में सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र का विस्तार होने के साथ ही साथ संवेगात्मक विकास भी होता है। अतः इस काल में संवेगों के दमन से हानिकारक विषय भावना ग्रंथियां बन जाती हैं। बालक की संवेग की अनुभूति प्रशासन को जो है समुचित प्रशासन नियंत्रण को समुचित अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि उनको संवेग को कैसे, वो अपने संवेग को कैसे नियंत्रण कर सके। ठीक है, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पर हंसना है, कहाँ पे मतलब गुस्से को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ क्या है, मतलब बच्चे को जो है मतलब शिक्षा के जरिए देना चाहिए, मतलब संवेग परीक्षण के जरिए जो है देना चाहिए, ताकि वो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सके और वो आगे बढ़ सके। ठीक है, अगला क्या है, शिक्षा एवं सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। जो शिक्षा होनी चाहिए वो क्या है, सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। तो शिक्षा क्या है, प्रेम और सहानुभूति पर क्या है, आधारित होनी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा प्रेम तथा सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक दंड या डांट फटकार से बालक शिक्षा से विमुख हो जाता है, वह शिक्षा को बोझ समझने लगता है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा प्रेम, खेल और सहानुभूति के माध्यम से क्या करना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, 8वां क्या है आपका, संग्रह प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। तो बालकों की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग शैक्षिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों के चित्र, डाक टिकट, मानचित्र, पशु पक्षियों के चित्र आदि को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित करने का प्रोत्साहन देकर भी रुचि और बुद्धि का विकास किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप जो है छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे इमेज को क्या करिए, मतलब चित्र को, जैसे डाक टिकट हुआ, तो पहले कैसा डाक टिकट चलता था, अब कैसा है, तो ये सब चीज़ को क्या करना चाहिए, एकत्रित कर। तो अगर बच्चा लाकर अगर आपको दिखाता है तो आप कभी ये मत समझिए कि वे वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या, उसको आप प्रोत्साहित करिए कि नहीं इसने क्या किया, इसने मतलब हर चीज़ को सिस्टमैटिक ढंग से एक फाइल में रख कर उसको दिखाया है। ठीक है, फिर क्या, रचनात्मक कार्यों की शिक्षा। रचनात्मक कार्यों की शिक्षा में क्या है कि बालक रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। ठीक है, कोई भी बालक होगा तो वो रचनात्मक कार्यों में क्या होता है, विशेष रुचि। मस्तिष्क की शिक्षा के साथ साथ ही हाथों की शिक्षा भी इसी काल में प्रारंभ हो जाती है। मस्तिष्क की शिक्षा के साथ साथ क्या होता है, हाथों की भी शिक्षा भी क्या होती है, इसी काल में प्रारंभ हो जाती है। अतः कहने का तात्पर्य है कि पुस्तकीय शिक्षा ही बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि साथ साथ हाथों
शिक्षा बालक के को देनी चाहिए, जिससे बालक नए नए कृतियों को सीखना तथा उसका मानसिक और शारीरिक विकास जो है सही दिशा में हो पाता है। यानी बालक क्या है, मतलब नई नई कृतियों को सीखता है और जिसकी वजह से क्या होता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है सही दिशा में होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बालक को शिक्षा के साथ साथ क्या है जो है हस्तकला में भी जो है निपुण रखना चाहिए, जिससे कि उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास जो है अच्छा सा हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल की क्लास में। तो कल जो है आप लोगों का इसका पार्ट 2 रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, ये पार्ट 1 है हमने, जिसमें किंडरगार्टन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कलेक्शन में हम दिए हैं, और 14 तक आप लोगों को 3-4 मॉडल पेपर हम दे देंगे, उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अपना ध्यान रखिएगा और एंजॉय से अपनी तैयारी करिए।